अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 साइंस के यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स को डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स को समझने के लिए किस बात की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। अब देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये हमारे पास जिस सेल के अंदर होंगे यानी कि न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो तो वो सेल्स हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हो जाते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स फाउंड किसमें होते हैं? ये एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट में फाउंड होते हैं, ये पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसका कंपैरिजन करें प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ तो यूकैरियोटिक सेल्स मोर कॉम्प्लेक्स और लार्जर भी होते हैं। हम फिर किसी टाइम पर इस बात को डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या फर्क है। फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूकैरियोटिक सेल्स को समझना और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स को डिस्कस करना। तो देखें कि यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास वो सेल्स हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो, तो वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। क्लियर हुई यहाँ तक बात? अब देखें आसान लफ्जों में अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ये हमारे पास एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर कंट्रोल सेंटर यानी कि न्यूक्लियस होता है, जो कि डीएनए को, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे कंटेन करता है और एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को फंक्शन करने में प्रॉपरली हेल्प करता है। ठीक है, यानी आप देखें कि यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा जो कि उस सेल का कंट्रोल सेंटर होगा, जिसके अंदर डीएनए होगा और फिर उस सेल के अंदर छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो सेल को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करें। अब मैं आपके सामने एक ऐसा पैराग्राफ रखने जा रहा हूँ जिसके बाद आपको यूकैरियोटिक सेल पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, बल्कि आई एम डैम श्योर कि वो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें, आपने क्या करना है कि सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल को इमेजिन करना है एक ऐसे मिनी सिटी के तौर पर। ठीक है, आपने ये समझना है कि इमेजिन करना है कि यूकैरियोटिक सेल हमारे पास एक मिनी सेल की तरह, ठीक है, मिनी सिटी की तरह, एक छोटे शहर की तरह। फिर उसमें हमारे पास आ जाता है तो न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर, वो हमारे पास एक सिटी हॉल की तरह होता है। ठीक है, किस तरह से होता है? एक सिटी हॉल की तरह, जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। क्लियर? तो न्यूक्लियस हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो न्यूक्लियस करते हैं। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अब इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में आ जाता है। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे हम समझते हैं उस मिनी सिटी के पावर प्लांट्स की तरह। ठीक है, पावर प्लांट्स क्या करते हैं? पावर प्लांट्स एनर्जी जनरेट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? जनरेट करेगा एनर्जी फॉर द सेल, सेल के लिए ये एनर्जी जनरेट करेगा। फिर इसके बाद आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, जो कि मूविंग मटेरियल अराउंड द सेल, सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स लाइक अ कंस्ट्रक्शन साइट की तरह होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन्स को बिल्ड करते हैं फॉर द सेल। तो राइबोसोम्स का क्या काम होगा?
वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह काम करते हैं और वहाँ उस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स बिल्ड होते हैं सेल के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं कि एक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के तौर पर काम करता है। ठीक है, ये एक रिसाइकलिंग सेंटर्स होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेल्यूलर जो वेस्ट होता है उसको तोड़ा जाता है, उसको रिसाइकल किया जाता है। तो आप देखें कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो कि सिटी हॉल की तरह होता है और वहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस उसकी तरह काम करता है, यानी कि ये एक पावर प्लांट टाइप होता है जिसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है सेल के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तौर पर काम करता है, यानी कि वो सेल के अंदर मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि एक रिसाइक्लिंग सेंटर्स के तौर पर काम करते हैं जो सेल्यूलर वेस्ट को तोड़ते भी हैं और उसे रिसाइकल भी करते हैं। तो हो सके यहाँ तक आपको यूकैरियोटिक सेल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यूकैरियोटिक सेल एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट में फाइंड आउट होते हैं। इसी वजह से इन्हें एडवांस्ड सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल की बात करते हैं। आप देखेंगे उससे पहले आपने यूकैरियोटिक सेल को बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में उठा लेना है। अब आप देखें, ये हमारे पास एक इमेज आ रही है यहाँ पर जो कि एनिमल सेल की है। आप देखेंगे यहाँ पर लाइसोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और सेल मेम्ब्रेन। ये जितने भी आपको यहाँ पर लैबलिंग दिख रही है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग जितने भी दूसरे हैं वो सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एनिमल सेल एक यूकैरियोटिक सेल हो गया जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी है। अब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप इसका क्या होता है कि ये इरेगुलर और राउंड इन शेप होता है। ठीक है, और इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल नहीं होती तो वो क्या प्रोवाइड करती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये जो एनिमल सेल है ये फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। अभी हम प्लांट सेल्स को डिस्कस करें तो एक बात याद रखनी है कि एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल होता है। इसके अंदर इसका जो शेप होता है वो राउंड या इरेगुलर होगा। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल ना होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है। और उसके बाद फिर ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। ऑर्गेनल्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स ये होते हैं। अच्छा, एनिमल सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक मूवमेंट, डाइजेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। आपने देखा कि लास्ट के लेक्चर के अंदर जब हम ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे तो हमारे पास कितने सेल्स मौजूद थे फिर और उनके फंक्शन भी अलग अलग थे। तो एनिमल सेल्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लाइक मूवमेंट, डाइजेशन, इम्यून रिस्पॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद आ जाते हैं, आप देखें फिर वही हमारे पास प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो गया है। प्लांट सेल के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर आप देखें कि प्लांट सेल का जो शेप है वो भी फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर है। ये भी एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर भी। सेल वॉल्स हमारे पास है, वहां पर सेल वॉल मौजूद नहीं थी एनिमल सेल के अंदर, यहाँ पर सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये सेल्यूलोज की बनी हुई है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेल्यूलोज होता क्या है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करती है। सेल वॉल की वजह से ये फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर इन शेप है। अच्छा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल क्या होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर उस लाइट को चेंज करता है फूड के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। फिर इसके बाद वैक्यूल्स हैं जो कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर स्टोरेज एंड मेंटेनिंग सेल्स रिजिडिटी।
ठीक है, यहाँ पर आगे सेल भी लिखा हुआ। तो ये क्या वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि वो स्टोरेज और मेंटेनिंग का काम करते हैं सेल रेडिलिटी का। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्गेनल्स वही आ जाते हैं एनिमल सेल जैसे, बस इसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल्स जैसे एडिशनल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या करते हैं, फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर शेप बनाता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि क्लोरोफिल्स की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, यानी कि लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके प्लांट्स के फूड के अंदर से कन्वर्ट करता है। अब ये तो हमारे पास हो गए स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। अब हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर ही आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें फिगर के अंदर कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर सिंगल सेल्स होते हैं, लाइक अमेबा, बैक्टीरिया, पैरामोशियम, ये वो है जिनके अंदर सिंगल सेल्स मौजूद होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनमें हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें मेनी सेल्स मौजूद हैं, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सिंगल सेल्स मौजूद हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या होते हैं, मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर पैरामीशियम, एमाबॉय, क्लेमाडोमोनास, ये हमारे पास यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या करते हैं, परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस विद इन वन सेल। ये एक सेल के साथ ही जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करें तो वो मल्टीपल सेल्स से कंपोज हुए होते हैं, और वो भी डिफरेंट टाइप्स के। इनमें एग्जांपल्स आ जाता है रेट्स, एलिफेंट्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब हमारे पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। नर्व सेल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, इस तरीके से डिफरेंट सेल्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद कंप्लेक्सिटी इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कंप्लेक्सिटी में स्पेशलाइजेशन, सेल्स स्पेशलाइज इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। सेल्स स्पेशलाइज होकर, यानी कि सेल्स मिलकर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स मिलकर फिर सिस्टम बनता है। तो मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स इन एनिमल्स, लीफ सेल्स, रूट सेल्स, स्किन सेल्स इन प्लांट्स। ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलाउड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड इंटरेक्शन। अब तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर नजर डालते हैं कि देखें कि ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 37.2 ट्रिलियन सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 37.2 ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। सम प्लांट सेल्स होते हैं जो कि नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं, और लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है वो हमारे पास ऑस्ट्रिच एग सेल होता है। रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन लैक अ न्यूक्लियस व्हेन मैच्योर। ठीक होगी बात यहाँ पर। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया, सम एज स्मॉल एज 0.2 माइक्रोमीटर। अब ये हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। इन क्वेश्चंस का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपको कितना ये लेक्चर समझ में आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।